नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो पानीपत के युद्ध हैं वो तीनों युद्धों के बारे में एक साथ बताओ, थोड़े से विस्तृत रूप से और एक दूसरे को कंपेयर करते हुए बताओ। तो आज मैं आपको पानीपत के 3 युद्ध हैं, उन तीनों युद्ध के बारे में कंपेयर करते हुए बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो वीडियो को लगातार देखते रहना। तो लास्ट में जब तीनों युद्ध कंप्लीट होंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 21 अप्रैल 1526। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर और ज्यादा विस्तृत रूप से अगर इसको समझना है तो मेरी एक पिछली वीडियो है जिसमें मैंने बाबर के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, उस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल मैं यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हम यहाँ बोल देंगे बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। यहां मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं स्टूडेंट्स बाबर के बारे में। ये जो बाबर जो था ये अफगान था और इसके पिता थे उमर शेख। उमर शेख इनके पिता थे जो अफगान थे, और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगाह, जो कैसी थी? मंगोल वंशी थी। ये अफगानों की तो 5वीं संतान थी और मंगोलों की 14वीं संतान थी। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि बाबर हमारे भारत में आक्रमण किया, इससे पहले पानीपत के युद्ध से पहले ये हमारे भारत में 5 बार आया और 5 बार मुंह की खा करके गया, छुटमुट लूटपाट करके चला गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। अब बात करते हैं कि ये बाबर भारत कैसे आया, किसने बुलाया। तो यहां पर देखना स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोदी भारत में शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी भारत में शासन कर रहा था और इब्राहिम लोदी के सरदार इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, जिनमें नाम आता है आलम खान, दौलत खान। ये सरदार इब्राहिम लोदी से नाराज थे। तो ये सरदार इब्राहिम लोदी से नाराज थे, लेकिन इब्राहिम लोदी इतना ताकतवर था कि ये सरदार इब्राहिम लोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तो इन सरदारों ने सोचा, आलम खान दौलत खान ने सोचा कि अफगान में शासन कर रहा है, काबुल में शासन कर रहा है बाबर, क्यों ना हम बाबर की मदद लें, बाबर को भारत आने का न्योता दें और बाबर की हम मदद करें। और बाबर जब भारत आएगा तो बाबर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करेगा और युद्ध में हम जीत जाएंगे। तो ऐसा सोच करके आलम खान दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। और बाबर क्या चाहिए था? बाबर को तो यही चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 5 बार आक्रमण किए थे, बाबर को तो अच्छा स्वर्णिम अवसर मिल गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है भारत ने बार बार मात खाई है तो सिर्फ गद्दारी से। भारत ने मात खाई है सिर्फ गद्दारी से, भारत को अपनों ने ही लूटा है। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, न खून से, न शहादत से, न सिसकियों से, न संतापों से हिंदुस्तान सदा मात खा गया, आस्तीन के सांपों से। देखना स्टूडेंट्स, ये गद्दार थे, एक तरह से गद्दार ही थे जिन्होंने अपनों के साथ धोखा किया और बाबर को बुलाया। और बाबर इनके न्योते पर भारत आ गया।
जैसे ही बाबर भारत आया तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया स्टूडेंट्स, तो हुआ क्या कि आलम खान दौलत खान ने बाबर का साथ दिया, इब्राहिम लोदी की तो कमर ही टूट गई और यह युद्ध बाबर जीत गया। बाबर के जीतने का कारण था आलम खान और दौलत खान की गद्दारी। यह गद्दारी पे बार बार मैं कहूंगा, हार नहीं मानी हमने कभी शत्रु दल के वारों से, हम सदैव रहे हारते अपने घर के गद्दारों से। तो ये गद्दारों से ही हम हारे। तो यहां बात करें इब्राहिम लोदी हारे। अब स्टूडेंट यहां पर बाबर ने, यहां पर एक बात चर्चा कर दूं मैं कि बाबर ये सोच रहा था कि राणा सांगा भी बाबर का साथ देगा इस युद्ध में, लेकिन राणा सांगा जो इब्राहिम लोदी का सरदार था, राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया था। ध्यान रखना इस बात को कि राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में ये भी पूछते हैं कि बाबर के विजयी होने का कारण क्या था। देखना स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप भी नोट करना कि विजयी होने का कारण क्या था बाबर का। तो यहां पर देखना, एक तो मैं बता दूं बाबर के पास गोला बारूद था, या यूं कहें तोपखाना, तोपखाना का प्रयोग, जो कि इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, बाबर के पास तोपखाना था। और इस तोपखाने को बाबर भारत लेके आया रूमी विधि से, रूमी या यूं कहें रूमानी विधि। स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं रूमी विधि या रूमानी विधि क्या होती है? देखना सुनना, रूमी विधि रूमानी विधि क्या होती है कि एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे और बीच में तोपखाना, जैसे छिपा कर लाते हैं ना, आगे घोड़ा गाड़ी, पीछे हाथी गाड़ी और बीच में तोपखाना। तो इस विधि से ये छिपा करके लाया, इस विधि को कहते हैं रूमी विधि। तो इसने तोपखाने का प्रयोग किया था रूमी विधि से, क्योंकि इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं चला कि इसके पास तोपखाना भी है। दूसरी इसकी सफलता का कारण था तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति। आपको शायद नहीं पता होगा तुलुगमा पद्धति किसे कहते हैं। तुलुगमा पद्धति कहते हैं अपनी एनर्जी को बचा के रखें, समय आने पर ये एनर्जी काम में ले। जैसे उस जमाने में तुलुगमा पद्धति क्या थी? उस जमाने में तुलुगमा पद्धति थी कि जैसे अपने पास बाबर के पास 1000 सैनिक हैं, सपोज कर रहे हैं, तो इसने क्या काम किया, उनमें से 200 सैनिकों को आंखों से ओझल कर दिया, छिपा दिया। और जब देखते रहे कि सामने वाली सेना थक चुकी है युद्ध के मैदान में, तो उस समय इशारा पा करके वो अपने सैनिकों को इशारा करता था और उसके सैनिक मैदान में आ जाते थे। तो इससे होता क्या था कि जो दूसरे दुश्मन सैनिक होते थे वे डर जाते थे कि भाई इनकी एक टुकड़ी और आ गई, और अपने सैनिकों को हौसला मिलता था कि हमारे साथ देने वाले और आ गए। तो इस तरह से जो डर गया वो मर गया, सामने वाले दुश्मन सेना डर जाती थी और ये तुरंत आक्रमण करके जीत जाते थे। इसी को बोलते हैं तुलुगमा पद्धति। स्टूडेंट्स आपको मैं सलाह दूंगा कि आप भी तुलुगमा पद्धति से ही अध्ययन किया करो। क्यों? क्योंकि आप ये देखा करो कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, जहां एनर्जी लगानी है वहीं लगाएं। यूं नहीं है कि मन करे उस हिसाब से एनर्जी लगाएं, तो ऐसे नहीं, तरीके से सिस्टम से आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए टाइम टेबल आजकल बनाना बहुत जरूरी है, टाइम टेबल के बिना आप नहीं पढ़ सकते। अब देखना यहाँ पर बात करें अपन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। विजयी होने का कारण था तोपखाने का प्रयोग और तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति से ये विजयी हुआ। देखना स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं आपसे चर्चा करूं कि जब ये युद्ध जीत गया बाबर, तो बाबर के आंखों में खटक रहा था राणा सांगा। कौन खटक रहा था इस वर्ष? राणा सांगा। तो हुआ क्या कि 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा।
और यह युद्ध हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा, इनके मध्य। अब इसमें आपसे पूछना है खानवा कहाँ है? खानवा है भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर, भरतपुर खानवा भरतपुर में है। और ये जो क्या नाम बोलते हैं उसको, रूपवासा, रूपवासा तहसील, ठीक है ना, रूपवासा तहसील। ये कहाँ है? रूपवासा तहसील में, राजस्थान में रूपवासा तहसील है भरतपुर में, वहां है खानवा। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में। और बाबर ने जब राणा सांगा से युद्ध किया, तो आपको पता होना चाहिए राणा सांगा के साथ थे आलम खां, दौलत खां, लेकिन बाबर बड़ा चालाक था। बाबर ने इस युद्ध को संज्ञा दी जिहाद की, जिहाद का नारा दिया। बाबर ने किसका नारा दिया? जिहाद का। जिहाद का मतलब धार्मिक युद्ध। जैसे ही जिहाद का नारा दिया, ये धोखेबाज, पहले तो इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ धोखा किया, अब आलम खां दौलत खां ने युद्ध के मैदान में फिर धोखा किया और बाबर के साथ जाकर के चले गए। ये फिर इन्होंने धोखा किया, राणा सांगा के साथ धोखा हो गया था। नहीं, राणा सांगा इतना ताकतवर था कि अगर इन्होंने धोखा नहीं दिया होता तो ये फिर जीत जाते। यहाँ पर मैं, जब राणा सांगा के साथ धोखा हुआ है, तो यहाँ मैं फिर एक बार बोलूंगा, सच है जो बात वो एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। जो है मुल्क के गद्दार, उन गद्दारों को गद्दार बोलूंगा। अगर है हुकूमत में कुछ लोग कातिल, तो कातिल को कातिल एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो गद्दार थे, इन्होंने फिर धोखा किया, और इस युद्ध में इन्हीं गद्दारों के कारण बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गया। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं बात करूं आपसे कि ये युद्ध जब बाबर जीत गया, तो बाबर ने उपाधि धारण की गाजी बाबा। किसकी उपाधि धारण की? गाजी बाबा। कई बार क्वेश्चन होता है, पूछता है कि बाबर ने गाजी बाबा की उपाधि कब धारण की? तो हम कहते हैं, कहेंगे कि बाबर ने गाजी बाबा की उपाधि धारण की थी खानवा का युद्ध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात। अब देखना स्टूडेंट्स, यहीं पर ही बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। कलंदर, कलंदर खूब नाम सुना होगा, मस्ते गाना था ना, मस्ते 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 मस्त कलंदर, तो ये वो कलंदर, तो कलंदर की उपाधि धारण की थी। यहीं पर ही यहाँ बात करें बादशाह, बादशाह की उपाधि भी बाबर ने धारण की थी। तो बादशाह के नाम से जाना जाता, कलंदर के नाम से जाना जाता, गाजी बाबा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अभी पानीपत का द्वितीय युद्ध में बताऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि गद्दारी क्या हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें भी बताऊंगा गद्दारी क्या हुई थी। भारत बार बार हारा गद्दारी के कारण। और मैं आपको गद्दारी की एक बहुत अच्छी परिभाषा देना चाहूंगा कि सुनना मेरे को। गद्दार खुद अपनी परिभाषा देता है। क्या गद्दारी की परिभाषा है? गद्दारी खुद कह के बताती है, सुनना गद्दार गद्दारी क्या बोलती है, सुने। गद्दार की भाषा है ये। गद्दार क्या बोलता है, सुनना। तुमको इस दीमक सा चाट जाऊं वो हथियार हूं मैं, लो खूब करीब से पहचान लो आज मुझे गद्दार हूं मैं। खुद में छिपाए हुए अनगिनत सफेद किरदार हूं मैं, तुम तड़फो टूट कर जिस रोटी को उसका इंतजार हूं मैं। तुम्हारी आबरू टंगी चौराहे पर इसका इश्तेहार हूं मैं। खून में है शामिल मेरे कातिल, ए फितरत बेशुमार हूं मैं। लो खूब करीब से पहचान लो आज मुझे गद्दार हूं मैं। ये गद्दार की परिभाषा है, गद्दार यही बोलता है अपने बारे में। तो यहाँ पर अब देखना स्टूडेंट्स, पानीपत का युद्ध बाबर जीता, गद्दारी से ही जीता। किसकी गद्दारी से, वो मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स मैं यहीं पर चर्चा करना चाहूंगा पानीपत का दूसरा युद्ध। ये मिला तो स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध स्टूडेंट्स हुआ था 5 नवंबर 1557।
किस किस के बीच में हुआ था स्टूडेंट्स? हेमू वर्सेस अकबर के मध्य, हेमू वर्सेस अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था स्टूडेंट्स। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर छोटी सी मैं चर्चा कर लूं आपसे, हेमू कौन था कौन नहीं था उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। हेमू जो था, हेमू का जन्म हुआ था 1501 में और ये ब्राह्मण परिवार से था। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण परिवार से था और 1501 में इसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था आपके अलवर में। कहां जन्म हुआ था? अलवर में। अलवर राजस्थान में है भाई, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। लेकिन मुगलों से इसके पिताजी बहुत परेशान थे, इसलिए इनका माइग्रेशन हो गया था। ये इन्होंने क्या काम किया, अलवर को छोड़ करके सीधे चले गए कहा? रेवाड़ी। कहां चले गए? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहां? हरियाणा में। ये चले गए रेवाड़ी हरियाणा में। तो आपको बता दूं, जब ये रेवाड़ी हरियाणा में चले गए तो वहां पर शासन कर रहे थे सूरी, शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो इनके पिताजी ने सूरी की काफी, शेरशाह सूरी की काफी मदद की थी। ये शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने भारत की मौद्रिक प्रणाली रुपया चलाया। ये शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने जीटी रोड बनवाया। ये शेरशाह सूरी वही है जिनका एक टापू के बीच पे इनका मकबरा है बिहार में, सहसारा बिहार में। वही है शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हेमू जो थे ब्राह्मण परिवार से थे और ये कहा? हरियाणा चले गए थे। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करें कि वहीं पर शेरशाह सूरी के वंशज शासन कर रहा था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी जो था इतना बहादुर नहीं था, सारे कार्य करता था वो इससे हेमू से पूछ करके करता था। इसलिए उसने क्या काम किया, हेमू को अपना सेनापति बना दिया था। हेमू को सेनापति बना दिया था। किसको सेनापति बना दिया था? हेमू को। अब स्टूडेंट, जब हेमू को सेनापति बना दिया इसने, तो आपको पता होना चाहिए हेमू ने आदिल शाह के दुश्मनों के साथ 20 युद्ध किए। आदिल शाह के दुश्मनों के साथ 20 युद्ध किए। अब 20 युद्ध जीत गया, जिस कारण से हेमू का प्रभाव सूरी खानदान में और अधिक हो गया और हरियाणा में वहां पर इनकी जनता में हेमू का विश्वास और बढ़ गया हेमू के प्रति। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बात करें, ये जो हेमू है, अब स्टूडेंट्स बात करें हेमू हुआ क्या कि हेमू की ताकत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो हेमू ने क्या काम किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर उस समय दिल्ली का सुरक्षा कर रहा था तरदी बेग। उस समय दिल्ली की सुरक्षा कर रहा था तरदी बेग। कौन सुरक्षा कर रहा था? तरदी बेग। तो तरदी बेग और हेमू के बीच में युद्ध हुआ और हेमू जीत गया और तरदी बेग हार गया और हेमू जीत गया। तो हेमू ने दिल्ली की गद्दी छीन, दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। स्टूडेंट्स देखना, यहां पर मैं बोलूंगा 7वीं सदी से 12वीं सदी राजपूतों की सदी थी। 7वीं सदी से 12वीं सदी किसकी सदी थी? राजपूतों की सदी थी। अब देखना, दिल्ली की गद्दी पर 12वीं सदी के बाद 1300, 1400 और 1500, 300 साल तो ये हो गए। 100, 100 और 100 और ये है 56, 5 नवंबर 1556, सॉरी, पानीपत का युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अब देखना स्टूडेंट, 56 साल, ये तो 300 और 56, 356 साल हो गए। 300
56 साल हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 350 वर्षों के विदेशी शासन का अंत करके दिल्ली की गद्दी पर कौन हिंदू राजा बैठा? वापस से देखना स्टूडेंट्स, 350 वर्षों के विदेशी शासन का अंत करके दिल्ली की गद्दी पर कौन हिंदू राजा बैठा? तो उसका उत्तर है हेमू। 350 वर्षों के विदेशी शासन का अंत करके दिल्ली की गद्दी पर हिंदू राजा कौन बैठा है स्टूडेंट्स? हेमू। जैसे ही हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो आपको पता होना चाहिए इसी हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण। विक्रमादित्य स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि इतिहास में लगभग विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक लगभग 40 हो गए। 40 विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो ये जो हुमायूं था, कौन सा विक्रमादित्य था? ये विक्रमादित्य था 14वें नंबर का विक्रमादित्य था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है स्टूडेंट्स कि बताइए हुमायूं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो कौन सा विक्रमादित्य था? 14वें नंबर का विक्रमादित्य था। तो 14वें नंबर का विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की। अब स्टूडेंट जैसे ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इतिहासकार तो इसको एक उपाधि और देते हैं, इतिहासकार तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इतिहासकार भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार, कई इतिहासकार इसको बोलते हैं कि हेमू भारत का नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन। यहीं पर स्टूडेंट देखना, मैं यहां बता दूं, परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यहाँ आपको बोलना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त जो था, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको नेपोलियन की संज्ञा दी थी, इसलिए यहाँ मैंने बता दिया कि भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखना, जैसे दिल्ली की गद्दी पर इसने आक्रमण किया, दिल्ली की गद्दी छिन गई मुगलों से, तो आगरा में शासन कर रहा था कौन? अकबर। कौन कर रहा था स्टूडेंट्स? अकबर। अब अकबर को छोटी सी उम्र में गद्दी मिल गई थी, 13 वर्ष 6 माह, छोटी सी उम्र में गद्दी मिल गई थी, और इसका संरक्षक था बैराम खान। अब जैसे ही इनको पता चला अकबर को कि दिल्ली की गद्दी छिन गई है, किसी हिंदू राजा ने छीन ली है, तो अकबर वहां से आया और इसने हेमू के साथ युद्ध किया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहां बता दूं, यह आप इतिहास में पढ़ते जरूर हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ। एक्चुअल में अकबर ने तो युद्ध किया ही नहीं था, छोटा बच्चा था, इसलिए अकबर तो युद्ध के मैदान से 8 मील दूरी पर खड़ा था। वहां पे डेरा जमाया हुआ था, अकबर 8 मील दूरी पर खड़ा था, और अकबर के जो सेनापति थे और भारी सेना थी, वो हेमू के साथ युद्ध किया। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, हेमू बड़ी वीरता के साथ जब ये युद्ध कर रहा था, तो हेमू की आंख में एक तीर, तीर जानते हैं, धनुष बाण तीर, एक तीर आंख में लग गया। इसने जैसे ही वो तीर अपनी आंख में से निकाला, तो इसकी आंख में तीर के साथ साथ आंख ही निकल गई। सोचो कितना दर्द हुआ होगा। और जब इसकी आंख निकल गई तो भी ये वहां पर युद्ध करते रहा, लेकिन मुगलों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया और घेर कर इसको बंदी बना लिया। जैसे इसको बंदी बनाया, तो बैराम खान ने अकबर से कहा कि इसकी गर्दन कलम कर दो। तो अकबर ने कहा था कि मरे हुए को क्या मारना, मैं इसकी गर्दन कलम नहीं कर सकता। तो फिर बैराम खान ने इसकी गर्दन कलम कर दी थी। तो इस तरह से पानीपत का जो युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और ये युद्ध कौन जीत गया था? हेमू, अकबर जीत गया था। तो इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात हुई। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। इसको मिटा दो। देखना स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था स्टूडेंट्स
14 जनवरी 1761 को। अब स्टूडेंट यहां पर भी मैं बात करूंगा किस किसके मध्य हुआ था। यह युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के। कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं। घुमा फिरा कर कैसे आता है, मराठों में नाम पूछ लेता है कि कौन कौन मराठे थे, इस तरह से मैं भी बताऊंगा आपको, सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य यह युद्ध हुआ था। अब स्टूडेंट्स देखना, अहमद शाह अब्दाली ये अफगान था और मराठों में मराठा जो सेनापति था वो विश्वासराव था। मराठा सेनापति कौन था स्टूडेंट्स? विश्वासराव। और यहां पर हम बात करें पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें इसका युद्ध का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रतिनिधित्व वो किया था सदाशिवराव भाऊ। और स्टूडेंट्स पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन था? क्या आप बता सकते हैं कि पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पेशवा था बालाजी बाजीराव। स्टूडेंट्स ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ, तो हम कहेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो बताइए इस युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? विश्वासराव था। मराठा से प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। उस समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव पेशवा। अब यह युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, कम से कम 40,000 मराठे इस युद्ध में मारे गए। 40,000 मराठे युद्ध में मारे गए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ मराठे कमजोर नहीं थे, यहाँ मराठे कमजोर नहीं थे। यहाँ पर फिर मराठों के साथ क्या हुआ? गद्दारी। मराठों के साथ क्या गद्दारी हुई देखना स्टूडेंट्स। सुजा-उद-दौला और रहमत खान, वापस से देखना स्टूडेंट्स, जो अवध के नवाब थे सुजा-उद-दौला, रहमत खान स्टूडेंट देखना, सुजा-उद-दौला, रहमत खान, सादुल्ला खान। वापस से देखना स्टूडेंट्स, मराठे के हारने का एक कारण ये भी रहा कि ये जो सुजा-उद-दौला है, जो रहमत खान, अवध का नवाब सुजा-उद-दौला, रहमत खान, सादुल्ला खान, इन्होंने भी मराठों का साथ नहीं दिया था। यहाँ फिर जब गद्दारी की बात आती है तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, गद्दारी के नाम पर ही मैं फिर से कहूंगा, दुश्मन तो खोद निकाल लेंगे हम 7 समंदर पार से, दुश्मन तो खोद निकाल लेंगे हम 7 समंदर पार से, लेकिन कैसे बच पाएंगे अपने घर के गद्दारों से। ये गद्दारी के कारण, बार बार गद्दारी के कारण आपने देखा होगा, प्रथम पानीपत का युद्ध भी हम गद्दारी के कारण आ रहे, द्वितीय पानीपत का युद्ध भी हम गद्दारी के कारण आ रहे, और पानीपत का तृतीय युद्ध में भी मराठों के साथ गद्दारी हुई थी। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूं कि जो इसके साथ मराठों का साथ और किसने नहीं दिया था, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा आपको स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सूरजमल। सूरजमल ने इसका साथ नहीं दिया, इसका साथ राजपूतों ने भी नहीं दिया था। उस समय राजपूतों ने भी साथ नहीं दिया था, सिखों ने भी इसका साथ नहीं दिया था, राजपूतों ने भी इसका साथ नहीं दिया था, सिखों ने भी साथ नहीं दिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर मेरे को एक लाइन याद आ रही है, वो मैं बोलना चाहूंगा, गद्दारों के बिना लाल न लहू से लाल होते, क्या देखा है कभी कीड़ों के बिना गुलशन बेहाल होते, छिपे बैठे हैं जो पृथ्वीराज के महल में, इन जयचंदों के कारण इतिहास के पन्ने बदहाल होते। स्टूडेंट्स देखना, हुआ क्या कि ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें इनकी गद्दारी के कारण ये मराठे हार गए। अब देखना स्टूडेंट, इसमें इतना जनसंहार हुआ। यहाँ पर एक इतिहासकार है JN सरकार, जादूनाथ सरकार। इनके शब्द क्या थे
कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार न होगा जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये शब्द किसने थे। देखना इसके शब्द क्या थे। महाराष्ट्र का संभवतः कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपना सगा संबंधी ने खोया। स्टूडेंट्स, जादूना सरकार के शब्द थे ये कि महाराष्ट्र का संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। ये शब्द किसके थे? ये शब्द जादूना सरकार के थे। और ये शब्द जादूना सरकार ने कहे थे। कौन से युद्ध के लिए कहे थे? पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए कहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पानीपत के तीनों युद्ध की चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को आप दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और किसी तरह की कोई कमियां लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी न भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो धन्यवाद।